नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी तक की वीडियो में हमने प्रदूषण पढ़ा है प्रदूषण को परिभाषित करते हुए हमने प्रदूषण को देखा 4 भागों में बांटकर। वायु प्रदूषण जो हमने पहले वीडियो में कवर किया था। अब हमने जल प्रदूषण भी पढ़ा था और ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। छोटे से टॉपिक हैं। तो वायु प्रदूषण में हमने देखा था कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने देखा था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को देखा था, सल्फर डाइऑक्साइड देखा था। हमने इसी क्रम में सीसा देखा था कि सीसा क्या होता है। पार्थेनियम देखा था जिसे हम कांग्रेसी घास कहते हैं, पार्थेनियम देखा था। और धूल कण भी देखे थे हमने, धूल कण देखे थे। धूल कणों के माध्यम से ही हमने पढ़ा था ABC क्या है, एशियन ब्राउन क्लाउड। एशियन ब्राउन क्लाउड क्या है, एशियन ब्राउन क्लाउड को देखा था। हमने जल प्रदूषण को भी देखा था। जल प्रदूषण में हमने जैसे कि देखा था कि जल प्रदूषण क्या है, जब जल स्रोतों में अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं जिससे जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है, पीने योग्य नहीं रहता, इसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के अंतर्गत हमने देखा था जल को प्रदूषण करने वाले कौन कौन से प्रदूषक हैं। तो हमने जल प्रदूषक में देखा था आर्सेनियम देखा था। हमने बताया था कि आर्सेनियम युक्त जल पीने से ब्लैक फुट नामक बीमारी आ जाती है। हमने फ्लोराइड देखा था, हमने बताया था कि फ्लोराइड युक्त जल पीने से फ्लूरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। फिर हमने कैडमियम देखा था जिससे इटाई नामक बीमारी हो जाती है। हमने पारा भी देखा था कि पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है। तो हमने जाना था कि पारा युक्त जल पीने से मिनी माता जैसी बीमारी आ जाती है। मिनी माता, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। जो बीमारी सर्वप्रथम जापान में देखी गई थी, हमने जो कि पिछले वीडियो में विस्तृत पढ़ाया है। और इसी संदर्भ में हमने देखा था नाइट्रोजन देखा था। इससे ब्लू बेबी नामक बीमारी हो जाती है। नाइट्रोजन से ब्लू बेबी नामक बीमारी हो जाती है। और इससे आर्सेनियम से हमने बताया था ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। तो इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना। और क्लोरीन हमने देखा था, क्लोरीन देखा था हमने। क्लोरीन युक्त जल से नहाने से हमारी त्वचा जल जाती है, इसलिए क्लोरीन युक्त जल का प्रयोग हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसी के चलते हमने देखा था कि जब जल स्रोतों में अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं तो इससे क्या होता है, जल का पोषण स्तर बढ़ जाता है। पोषण स्तर बढ़ जाने को ही हमने कहा था कि इसे ही हम सुपोषण यानी यूट्रिफिकेशन कहते हैं। यूट्रिफिकेशन के बढ़ते ही जल में क्या होता है, जल में जीव जंतुओं की वृद्धि हो जाती है, वनस्पतियों की वृद्धि हो जाती है। तो ये ऑक्सीजन की मांग कर देते हैं, ऑक्सीजन की मांग करने की क्रिया को ही हम BOD कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब ऑक्सीजन की मांग कर देते हैं जीव जंतु तो इसी को हम BOD कह देते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो गई है। और इसी संदर्भ में हमने देखा था कि जब जल में अकार्बनिक तत्व उपस्थित होते हैं तो वो अभिक्रिया करने के लिए ऑक्सीजन मांगते हैं। अभिक्रिया करने के लिए, जैसे लोहा जल से अभिक्रिया करने के लिए ऑक्सीजन मांगेगा तो उसको हम कह देते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हमने BOD भी पढ़ा था और COD भी पढ़ा था पिछली वीडियो में। फिर हमने देखा था गंगा का निर्मलीकरण भी देखा था।
गंगा का निर्मलीकरण भी देखा था हमने। तो अब हम पढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण वैसे कई प्रकार का होता है, लेकिन हम मोटा मोटी 4 भागों में तोड़कर ध्वनि प्रदूषण को पढ़ लेते हैं। हम पढ़ते हैं विकिरण प्रदूषण भी पढ़ते हैं, जो हम कभी चर्चा करेंगे विकिरण प्रदूषण पर भी, यदि आपकी मांग होगी, आपकी चाह होगी तो विकिरण प्रदूषण भी पढ़ेंगे कि विकिरण प्रदूषण से क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं। तो ध्वनि प्रदूषण आज हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार का नैतिक प्रदूषण भी होता है, जब व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन ना करके कर्तव्यों का उल्लंघन करे तो उसे नैतिक प्रदूषण कहते हैं। तो ऐसे ई पॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण, तो ये कई प्रदूषण होते हैं, लेकिन हम मोटा मोटी 4 प्रदूषणों को देखते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? तो 90 डेसिबल से अधिक आवाज को ही हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण का जो मानक है, जो मापन है, उसको डीबी से डेसिबल से प्रदर्शित करते हैं। डेसिबल से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे संकेतक के रूप में डीबी के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। वैसे हम समानता बातचीत की बात करें तो समानता बातचीत की तीव्रता होती है 55 से 60 डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत की तीव्रता होती है 55 से 60 डेसिबल। यदि हम पत्तियों की सरसराहट और मानव की फुसफुसाहट और पत्तियों की सरसराहट की बात करें तो ये 30 डेसिबल होता है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मानव की फुसफुसाहट की तीव्रता कितनी होती है, तो 30 डेसिबल होती है। तो देखते हैं कि ये ध्वनि प्रदूषण जब चरम पर हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण से किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ध्वनि प्रदूषण से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मानसिक तनाव बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण के चलते मानसिक तनाव बढ़ जाता है। मानसिक तनाव बढ़ जाता है। किसी किसी का बीपी यानी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। और क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब व्यक्ति ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण से ग्रसित रहेगा तो उसकी श्रवण क्षमता में कमी आ जाएगी। श्रवण क्षमता में कमी आ जाएगी क्योंकि व्यक्ति ऊंचा सुनने लगेगा। धीरे धीरे इसी प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से ग्रसित रहा तो बहरा भी हो जाएगा। तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण फैलाने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं जेट विमान और ट्रक। इनसे सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सबसे ज़्यादा ट्रक हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण कोलकाता में होता है। वैसे तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कानपुर को कहा है, क्योंकि जहाँ की वायु की गुणवत्ता बहुत ही बुरी है, इसलिए WHO ने कानपुर को सबसे प्रदूषित शहर माना। ध्वनि के मामले में पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता। देखिए, ध्वनि प्रदूषण जब ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा मात्रा में फैल जाए, तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रीन मफलर जैसी नीतियाँ लाते हैं। ग्रीन मफलर ये क्या है, हम देखते हैं। ग्रीन मफलर क्या होता है कि पेड़ों की 3-4 लंबी कतारें लगा दी जाती हैं। ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो ध्वनि अत्यधिक मात्रा में है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और शोषित कर लेते हैं, ध्वनि को अवरोधित कर देते हैं।
जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण कम हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर कहते हैं। तो जैसे बड़े बड़े शहरों में जहाँ ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है तो वहाँ लंबी लंबी 3-4 पेड़ों की कतारें लगा दी जाती हैं, लंबी लंबी, और ये ध्वनि प्रदूषण इनमें आता है, इनमें अवरोधित हो जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण की वृद्धि में कमी आ जाती है। इसी को हम कह देते हैं ग्रीन मफलर नीति। इसके माध्यम से हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। वैसे तो और भी जैसे सरकारों ने और भी कई नीतियां बनाई हैं। जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्या किया है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्या किया है, रिहायशी इलाकों पर जहाँ पर बस्तियाँ होती हैं वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ध्वनि की तीव्रता का जो निर्धारण किया है वो 55 डेसिबल किया है। ध्वनि की तीव्रता का निर्धारण किया है 55 डेसिबल, ये बस्तियों पर किया है। बस्तियों पर किया है। यदि हम औद्योगिक जगत की बात करें, जहाँ पर हमारी भौतिक जगत की वस्तुएं बनती हैं, तो औद्योगिक जगत के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 75 डेसिबल ऊर्जा का मापन, जो 75 डेसिबल तीव्रता का मापन निर्धारित किया है। 75 डेसिबल से हम अधिक ऊर्जा का यानी कि ध्वनि ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं। तो हमने देखा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन मफलर जैसी नीतियां लाते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके लिए मानक तैयार किए हैं। रिहायशी वस्तुओं में 55 डेसिबल और इंडस्ट्रियल एरिया में कितना 75 डेसिबल का मानक तय किया है। तो इसी के पढ़ते हमारा ध्वनि प्रदूषण समाप्त होता है। ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत हमने इतना देखा। अब देखते हैं हम कि मृदा प्रदूषण क्या है, सॉइल पॉल्यूशन। मृदा प्रदूषण को देखते हैं, सॉइल प्रदूषण। देखिए, प्रदूषण तो कई प्रकार का होता है जैसे हमने बताया है। तो हम मृदा प्रदूषण पढ़ते हैं, जो इस प्रदूषण का ये सबसे लास्ट चैप्टर है, मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या है, मिट्टी में जब कीटनाशक पदार्थ, रासायनिक उर्वरक, और अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि पॉली बैग है, पॉलीथीन है, पॉली बैग कहते हैं इसको, तो पॉलीथीन है, तो ये सब मिल जाते हैं मिट्टी में। तो ये क्या करते हैं कि मृदा को दूषित कर देते हैं। इसी को ही हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। तो मिट्टी में कीटनाशक पदार्थ, रासायनिक उर्वरक और पॉली बैग जैसे अपशिष्ट पदार्थों के मिल जाने को ही हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण के माध्यम से हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए मृदा प्रदूषण को हमें प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए हमें जैविक खेती करनी चाहिए। इसके माध्यम से हम घर में यूरिया का निर्माण करें, घर में खाद बनाएं और वर्मी फार्मिंग के माध्यम से केचुआ पालन करें और केचुओं का प्रयोग करके हम उच्च गुणवत्ता वाली खेती करें, जिससे कि ना किसी प्रकार का मृदा प्रदूषण होगा, ना किसी प्रकार की समस्या आएगी। तो मृदा प्रदूषण से क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं वो देखते हैं। मृदा प्रदूषण से समस्याएं आ जाती हैं कि सबसे पहली समस्या तो ये आ जाती है कि मिट्टी की जो उपज है उसमें कमी आ जाती है। तो उर्वरक शक्ति जो होती है मिट्टी की, उर्वरक क्षमता में कमी आ जाती है, उर्वरक क्षमता में कमी आ जाती है। साथ ही साथ क्या होता है, मिट्टी का मरुस्थलीकरण हो जाता है, मरुस्थल में बदल जाती है मिट्टी।
मरुस्थलीकरण हो जाता है। मरुस्थलीकरण हो जाता है, ज़मीन बंजर पड़ी रहती है। खाद्य श्रृंखला भी जहरीली हो जाती है। खाद्य श्रृंखला भी जहरीली हो जाती है। खाद्य श्रृंखला जहरीली हो जाती है। खाद्य श्रृंखला जहरीली होने से हमारे मानव जीवन में कई प्रकार की समस्या क्रिएट हो जाती है। माना कि हमने प्रदूषित मिट्टी पर किसी प्रकार की फसल उगाई और उसको हमने खाद्य के रूप में लिया, तो वो जो प्रदूषित मिट्टी है तो प्रदूषित उसमें जो फसल होगी तो प्रदूषित फसल होगी, तो इसी प्रदूषित फसल को जब हम खाएंगे तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां आ जाएंगी। इसी को ही हम मृदा प्रदूषण कर देते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम मृदा प्रदूषण से समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।